हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 7 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण का आप व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले सरल आवर्त गति में वेग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे। किसी क्षण t पर हम ये निकालना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है पिछे वाली वीडियोस में कि एक समान वर्तुल गति का जो प्रक्षेप होता है, जैसे हमने वृत्त के व्यास पर देखा था, एक एक्सपेरिमेंट से भी देखा था, मतलब एक प्रयोग से हमने सीखने की कोशिश की थी, तो उसका जो प्रक्षेप होता है वो एक सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। अब एक समान वर्तुल गति यानी कि हम देख सकते हैं एक समान वृत्तीय गति, तो उसमें अगर कण की चाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि चाल या वेग, क्योंकि उस पूरी गति में जो वस्तु का वेग होता है उसकी दिशा के कारण, मतलब जो कण की दिशा होती है वो बदलने के कारण वस्तु का वेग बदलता है, बाकी तो उसका परिमाण चाल ही होता है। तो उसकी चाल कितनी होती है उस कण की जो एक समान वर्तुल गति कर रहा हो, यानी कि एक समान वृत्तीय गति, वो हम जानते हैं कि वो उसकी चाल ही होती है, यानी कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए। हम ये लिखते हैं क्योंकि हम वेग निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसका यूज भी करेंगे। इसका यूज करके हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारा सरल आवर्त गति में वेग आएगा। ठीक है। अब हम जब किसी क्षण t पर निकालना चाहते हैं, अब ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि अगर हम किसी एक एक समान वृत्तीय गति की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई कण था वो यहाँ से, सबसे पहले उसकी प्रारंभिक दिशा ये थी, तो वो कितना एंगल बना रहा है अगर केंद्र से हम देखें तो ये जो फाई था यहाँ पे वो प्रारंभ में था यहाँ पे। अब वो मान लिया कि टी टाइम बाद अगर यहाँ पे चला गया पी डैश पे, पी से पी डैश पे चला गया, तो वो कितना एंगल चला गया, मान लिया थीटा, या हम उसे ओमेगा टी भी कहते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू कोणीय वेग या कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू थीटा बटे टी, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो वो जो थीटा होता है वो ओमेगा टी हो जाता है, ये हम सीख चुके हैं। तो इसीलिए जो पूरा एंगल होता है उसे हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, जो यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बताया कि आप यहाँ से यहाँ पे चले, यहाँ पे डायरेक्टली ये बताया गया है कि पी पर है और यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना है वेग, तो वेग की दिशा क्या होगी, वेग की दिशा होगी यहाँ पर जो टैंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, जो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर हम ड्रॉ करेंगे, तो वो हमने ड्रॉ कर ली ये वाली। ठीक है, अगर मैं इस तरफ से देखूं कि जो वेग है वो इस तरह है, तो अगर मैं इसको, क्योंकि वेग जब इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है, हम इसको, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है तो हम उसको कंपोनेंट्स में यानी घटकों में बांट सकते हैं। तो एक इस तरीके से हम बांट सकते हैं और एक इस तरीके से हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे किया हमने, देखिए हमारे पास वेग इस तरीके से था। अब अगर मैं इसको इस तरीके से ये लाइन खींच देती हूँ, तो फिर क्या होगा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये इस तरीके से है, ये वाली लाइन यहाँ पे मैंने बना ली। ठीक है, और इस तरीके से फिर नीचे वाली लाइन ये ऐसे जा रही है, मतलब अगर हम इसे ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यानी कि ये वाला कोण अगर हम देखें, ये वाला कोण, ये वाला कोण ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। तो इसका मतलब जब हम इसको घटकों में अब बांटेंगे, तो घटकों में बांटने पर ये वाला हो गया क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक देखने के लिए भी पहले हम एंगल देखें, तो ये पूरा का जो पूरा एंगल था वो 90 डिग्री था, क्योंकि एक स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है, ये त्रिज्या होगी इस वृत्त की, कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी उसके साथ। तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे लिखा ऐसे निशान भी लगाया हुआ है, तो वो 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो 90 में से, इस पूरे में से ओमेगा टी प्लस फाइव को घटा के ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। यानी कि जब आपने ये किया, तो ये वाला एंगल अगर आप इस पूरे 90 में से माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इसी वाले के हिसाब से आप ये वाला आपके पास 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया, तो उसके हिसाब से आपने इस वाले घटक जो आपको v बता रहा है, उसको आपने, ये क्षैतिज घटक हो गया और ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। अब आपको वेग चाहिए इस बिंदु पर चाहिए, क्योंकि हमने इसका जो प्रक्षेप खींचा इस वृत्त के व्यास पर, तो वो इस तरीके से खींचा, और एक्स अक्ष पर चाहिए, यानी कि ओ से ये पी डैश वाली दूरी चाहिए, यानी कि आपको ये वाले घटक से मतलब है, ये वाले घटक से। ठीक है, बाकी आप डायरेक्शन के लिए उसमें माइनस लगाएंगे बाद में, लेकिन सिंपल सी बात है, सिंपल से समझने वाली बात है कि हमने ये ड्रॉ किया था, यानी कि इसको घटकों में बांटने के लिए पहले हमने देख लिया कि ये कौन सा एंगल है, ये पूरा, ये वाला। ठीक है, ये पूरा कितना एंगल है, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव।
क्योंकि वो हमने देखा कि ये एकांतर कोण आ रहा था। उसके बाद हमने घटकों में जब डिवाइड किया तो हमें क्योंकि ये वाला चाहिए था OP डैश, क्योंकि प्रक्षेप हमें x अक्ष पर चाहिए था, तो उसी के लिए हमने ये वाला निकाल लिया। अगर मैं कहूँ इसे, जैसे मैं इसे कहूँ G, तो ये जो GP है हम वो निकाल रहे तो हमें OP डैश के ही बराबर होगा वो। तो इसीलिए हमने ये निकालना है अब, ठीक है? तो हमने सिंपल सा ये लिखा, और जो हमें क्षैतिज घटक से मतलब है तो क्षैतिज घटक को हम क्या लिखते हैं, Vx इज इक्वल्स टू V cos थीटा। तो Vx यानी कि ये Vt हो गया क्योंकि हमें क्षैतिज घटक चाहिए। V cos, और ये थीटा वो पूरा का पूरा जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ओमेगा टी प्लस फाइव ये वाला जो एकांतर कोण बना रहा था, ठीक है? अब इसके बाद हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, और थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसीलिए माइनस की गुणा अंदर नहीं की गई, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास ये पूरा। और यहाँ पे इस वाली चीज़ v से हम यहाँ पे v की जगह लिख दें तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। यही हमारा सरल आवर्त गति में वेग का एक्सप्रेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब ये माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में था। जब हम इसे ले रहे थे तो ये इस डायरेक्शन में था, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन कैसे है पॉजिटिव, इधर वाली साइड, तो वो विपरीत जा रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी थी। अब यही जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, ये वाला, इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते थे। ये हमने ज्यामितीय कोणांक की मदद से, यानी कि ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव कोणों की सहायता से निकाला। हम इसे डिफरेंशिएशन की सहायता से भी निकाल सकते हैं। हमें पता होता है एक्स टी क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं कॉस की उसमें कहूँ तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ टी के टर्म्स में, हमें वीटी मिल जाएगा, क्योंकि वेग तो यही होता है ना, dx बाई dt, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो हमने सिंपल सा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा a कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ऐसे करके मैं बताऊं तो a आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इसको cos का कितना हो जाता है, माइनस साइन और ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा आपके पास ये पूरा। और इसके बाद आप क्योंकि t से t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ओमेगा टी का भी करेंगे, तो ओमेगा टी का कितना आएगा, इंटू ओमेगा इंटू वन। तो ये जो आपके पास ये आएगा कि ए ओमेगा, इसकी जगह आप क्या, मतलब ए ओमेगा की जगह हमने वी लिखा है, ठीक है? जिसको हमने बाद में एक्सपैंड करके पीछे ये लिखा था। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक। अब तात्क्षणिक वेग हमने ये निकाल लिया, v की जगह ओमेगा ए लिखा है, डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। अब इसी तरीके से हम त्वरण को निकालते हैं। यहाँ जब वो होगा, इस पूरी गति में उसका वेग बदल रहा है तो उसके पास एक त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। और त्वरण भी एक समान वर्तुल गति में उसका एक्सप्रेशन होता है a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो हम इसे लिखते हैं, लेकिन v इज इक्वल्स टू अगर मैं आर ओमेगा लगाऊं तो आर ओमेगा से वो इस तरीके से आ जाता है, ऐसे होता कि v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन आर, तो ये आर से आर कैंसिल, और आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ये रहा, और आर यहाँ पे क्या है, अधिकतम विस्थापन यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या ली गई है, ए ली गई है, इसीलिए यहाँ पे ए आ गया हमारे पास, ठीक है? अब इसके बाद किसी क्षण t पर, यानी यहाँ बिंदु P पर त्वरण हम निकालते हैं। तो त्वरण तो हमें पता है एक समान वर्तुल गति में उसकी दिशा होती है केंद्र की तरफ, इसीलिए ये डायरेक्शन केंद्र की तरफ है, ठीक है? अब हमें चाहिए तो यही वाला, ये OP डैश वाला, क्योंकि हमने यहाँ से ये लंब ड्रॉ किया, हमारे पास जो x अक्ष पर प्रक्षेप आया होगा वो OP डैश है। तो इस OP डैश को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने फिर से, ये इस तरफ है तो हमने इसको घटकों में डिवाइड किया, तो एक ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल सी चीज़ है, हमने ये लाइन ड्रॉ की, ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, ठीक है? और उसके बाद क्योंकि ये इस तरफ से आ रहा है और ये हमने ड्रॉ किया है, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, तो यानी कि ये थीटा है, तो हमने नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऐसे होता है नॉर्मली हम जब सदिश करते हैं, तो अगर ये एंगल क्षैतिज के साथ जो थीटा बना रहा है, जिसके साथ भी थीटा बनता है उसको हम लेते हैं कॉस वाली साइड, तो ये वाली लेंगे हम कॉस वाली साइड, और नीचे वाली लेते हैं साइन वाली साइड, ठीक है? ये तो हमें पता ही है। तो इसीलिए जैसे अगर मैं इस वाले में बात करूँ तो ये कॉस वाली साइड थी क्षैतिज घटक, और ऊपर जो लेते वो साइन वाली साइड होती है। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऐसे खींच रहे हैं तो यहाँ पे ये एंगल हमें पता है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे, तो ये एंगल हमें पता है, तो हम नीचे की तरफ खींचेंगे इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 बनेगा। अगर आप इसे ऊपर खींचते तो ये 90 कैसे बनेगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ होगा। खैर हमें मतलब इस वाले से है, जो ये वाला एंगल बनाएगा, ठीक है? तो हम इस वाले पे काम करेंगे। हमारे पास सिंपल सा ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए का ही निकालना था।
किसी क्षण t पर निकालना था, at हो गया। अब माइनस क्यों लगाया हमने? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन इधर है और ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, दिखा इधर रहा है, तो इसीलिए माइनस लगाया। a की जगह हम ओमेगा स्क्वायर a लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब a cos ओमेगा t प्लस पाई है, हमें पता है x होता है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से ये चीज़ आप कंक्लूजन ये पूरा का पूरा आप याद रखेंगे। वैसे आप एग्जाम में एकदम से निकाल भी सकते हैं, पर कैसा प्रोसीजर था वो आपको याद होना चाहिए और इसके साथ ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसका क्या कंक्लूजन निकला थोड़ा ज़्यादा हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे। ये यहाँ पे इसकी वजह से आया ये एक्स टी, ये चीज़ यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब हम इसको बिना इस डायग्राम की मदद से भी कर सकते थे। कैसे? जैसे हम डिफरेंशिएट करके करते हैं, हमें पता होता है a इज इक्वल्स टू डी वी बटे डी टी होता है, तो हम v को डिफरेंशिएट करते हैं। v हमारे पास इतना होता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है। डिफरेंशिएट तो आप कर लेंगे, तो ये आ जाएगा और यहाँ से हम इसको पूरे को एक्स टी लिखते हैं। और डिफरेंशिएट आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता होता है जो a होता है वो ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के टर्म्स में, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो आप x क्योंकि आपको पता होता है a cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके भी a निकाल सकते थे, सेम ही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ भी हम कर सकते थे। तो तात्क्षणिक त्वरण आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब हम इससे इनके ग्राफ को देख लेते हैं कि कैसे कैसी चीज़ें हैं। इस ग्राफ से तो हम बहुत बार परिचित हैं, ये कॉस का है। साइन का स्टार्ट होगा कहाँ से? 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे करते हैं? ये हमारे पास समीकरण होती है, तो हम इनिशियली प्रारंभिक स्टेट में फाई को 0 मानते हैं, तो ये आपके पास क्या बच जाता है? a cos ओमेगा t। अब हम t का मान रखते जाते हैं और x का मान हमें मिलता है, तो t हम x अक्ष पर रखते हैं और जो x मिलता है हमें उसे हम y अक्ष पर रखते हैं। अब जैसे t बराबर अगर 0 हुआ, t बराबर 0 पे क्या होगा? ये cos 0 बन जाएगा और cos 0 होता है 1, तो यानी कि xt बराबर आ जाएगा a, इसलिए आपका जो स्टार्टिंग हुई है वो a से हुई है। इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि t बराबर 0 के बाद क्या लेना? t बाय 4 लेना है, फिर t बाय हाफ लेना है, यानी कि पूरे आवर्त काल का 1/4 भाग, फिर हाफ भाग, फिर आपने 3t/4 भाग लेना था, 3/4 भाग, और फिर कैपिटल T आ जाना था, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप t की वैल्यूज रखते जाएंगे ओमेगा के साथ, तब आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ये तो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेग का निकालें, तो यहाँ पे फाई को अगर 0 रखें, इनिशियल स्टेज की बात करें ताकि हमें ग्राफ आसानी से मिल जाए, तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे t बराबर 0 रखने पर हमारे पास आ जाएगा साइन 0, क्योंकि ये साइन का है, तो साइन 0 0 और ये पूरा का पूरा टर्म v 0, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ठीक है। इसीलिए जब जो विस्थापन था वो a था, यानी कि अधिकतम विस्थापन था, वस्तु यहाँ से जब यहाँ पे थी, तो उसका जो वेग होता है वो 0 होता है। ये समीकरण ये हमें ये बता रही है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जब ये a पर था विस्थापन, तो इसका वेग 0 था। उसी तरीके से जब ये अपनी माध्य स्थिति 0 पे आया, तो इसका जो वेग हुआ वो अधिकतम हो गया, भले ही वो माइनस साइन दिखा रहा है दिशा को, लेकिन वो अधिकतम हो गया, ठीक है। वो इस तरीके से, इसी तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम a को भी ड्रॉ कर सकते हैं। a में भी हमने फाई को जब 0 रखा होगा तो ये चीज़ हमारे पास आई होगी। तो t बराबर 0 रखा है, cos 0 1 हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर a हुआ हमारे पास। उसी तरीके से हमने ये चीज़ हमने ड्रॉ की है कि ओमेगा स्क्वायर a है, तो उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर हमने t बराबर t/4 किया होगा, तो ओमेगा भी 2/t रखा होगा और उसकी हेल्प से a निकाला होगा। तो हमें फिर समझ आया कि यहाँ पे ये जो साइन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो पहला मान उसका माइनस से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा ग्राफ ड्रॉ, मतलब ऐसे ड्रॉ हुआ होगा कि पहले पॉइंट यहाँ मिला, फिर जब आपने t बराबर t/4 रखा होगा, तो आपको पॉइंट यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर और तब आपने इनको ज्वाइन कर रखा है। इस तरीके से आपको ये मिले हैं। अब यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जब यहाँ पे विस्थापन ये अपने इस छोर पर था, एक एंड पर था, तो उसका जो वेग था वो 0 था, उसका जो त्वरण था वो अधिकतम था, यानी कि यहाँ पे त्वरण अधिकतम होने का मतलब ओमेगा स्क्वायर a था उसका त्वरण, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ ये निकाल सकते हैं हम कि हमारे पास ये, अगर आप विस्थापन को देखें, विस्थापन को देखें, वेग को देखें, इनमें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों में कलांतर कितना है? पाई/2 का है। हमने एक वीडियो में देखा था कि फाई इज इक्वल्स टू 0, जब आप फाई अलग अलग लेते हैं, -पाई/4 और 0 रखा था, तो किस तरीके से ग्राफ चेंज हुआ था, तो वो ही है। और इस वाले के बीच में, विस्थापन और त्वरण के बीच में कितना है आपके पास? पाई का डिफरेंस। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है।
इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है हमारे पास। अब इसके बाद ये हमने ग्राफ देख लिया और आवर्तकाल T था यहाँ पे इसका, ये बता रहा है हमें। अब इसके बाद हमारे पास हमने क्या-क्या चीज़ें आज समझ ली है कि सरल आवर्त गति में वेग, किसी क्षण t पर कण का वेग के एक्सप्रेशन को हमने देखा। उसके बाद हमने वेग को निकालना सीखा इस पूरे की मदद से, और हमने ये किसकी हेल्प से देखा, एक समान वर्तुल गति यानी एक समान वृत्तीय गति की हेल्प से। फिर डिफरेंशिएशन करके भी हम उससे निकाल सकते हैं, हमने ये देखा। त्वरण को भी हमने दोनों तरीकों से देखा, ये हमने इस डायग्राम की सहायता से देखा और फिर हमने उसको डिफरेंशिएशन से निकालना सीखा v की सहायता से, और फिर हमने ये इनके ग्राफ को ड्रॉ किया है और इनसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाले हैं। तो अगली वीडियो में हम इनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।